हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज के इस आगाज की। आज से हम हमारा आगाज करते हैं चैप्टर नंबर जो 6 आपका चल रहा है, पार्ट नंबर 6 आपका अध्याय 6 है नियंत्रण और समन्वय, वो हमारा चल रहा है। इसके अंदर मैंने पार्ट फर्स्ट आपका करवा दिया है और पार्ट सेकंड आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और उम्मीद करूंगा कि पार्ट सेकंड आज के इस क्लास के अंदर पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम कल शुरू करने वाला हमारा चैप्टर नंबर 7, मतलब कि जीव जनन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम कल देखेंगे। आज हम पूरा करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर सारे के सारे जो भी अति लघु प्राथमिक क्वेश्चन है, मतलब कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और लघु प्राथमिक क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करूंगा। शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं। तो ठीक है, हम शुरू करेंगे। आज से हमारा अध्याय 6 है, उसका चैप्टर नंबर जो 6 है उसका पार्ट नंबर 2 हम करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों ने पीछे क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो चैनल पर विजिट करें और जाकर के देखें, आपको वहीं पर सारी की सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। मतलब कि चैप्टर नंबर 13 मैंने पहले करवा दिया है, उसको करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर से भी मैं एक बार आपको एग्जाम के पहले आपको एक PDF अवेलेबल करवाऊंगा चैनल के ऊपर। आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसके ऊपर आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए आज हम शुरू करेंगे हमारा आगे का पार्ट और आज हम करने वाले इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे अति लघु प्राथमिक क्वेश्चन और लघु प्राथमिक PDF। थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूँ एक बार PDF के अंदर, क्योंकि जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं अपने बनाए हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे इस PDF के अंदर हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपका PDF फॉर्मेट में भी ला सकता था बोर्ड के, लेकिन थोड़ा सा क्या है अभाव है, LED पैनल हमारे पास नहीं है अभी, जितना है उसमें हम संतुष्टि है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हमारे अति लघु प्राथमिक क्वेश्चंस। उसके बारे में ध्यान करेंगे, समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। स्किप बिल्कुल नहीं करना बच्चों, आराम से एक एक क्वेश्चन को समझना है और एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए जाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन बहुत कम है। देखिए पहला क्वेश्चन है, संवेदी सूचनाएं तंत्रिका कोशिका के किस भाग द्वारा उपार्जित की जाती है। संवेदी तंत्रिक कोशिका सूचनाएं, लिखिए संवेदी सूचनाएं, संवेदी सूचनाएं तंत्रिका के किस भाग द्वारा, संवेदी सूचनाएं तंत्रिका के किस भाग द्वारा उपार्जित की जाती है। उपार्जित का मतलब होता है अर्जित करना, उपार्जित की जाती है। किसके करेंगे आप, दुर्मिका या फिर डेंड्रोइट से करेंगे। किससे, दुर्मास्य से। किससे करेंगे भाई, दुर्मास्य से करेंगे। किससे, दुर्मास्य से करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है इसके अंदर है, तंत्रिका ऊतक किससे संगठित जल का बना होता है। न्यूरॉन से। तो किसके संगठित जाल का बना होता है, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है किसके संगठित जाल से बना होता है। किसके संगठित जाल से बना होता है, संगठित जाल से बना होता है, बना होता है। क्या करेंगे आप यहां पर, तंत्रिका तंत्र। किससे, तंत्रिका कोशिकाओं से, न्यूरॉन से। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इसका आंसर ही हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है वो है आपका केंद्रीय पर्यावरण में अचानक हुई घटना की अनुक्रिया कहलाती है प्रतिवर्ती क्रियाएं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग हैं, कौन से होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। लिखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के, स्पीड से करेंगे, मुख्य अंग हैं। क्या है, मुख्य अंग हैं। कौन से हो जाएंगे, मस्तिष्क हो जाएगा, वह मेरुरज्जु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरुरज्जु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका वो है, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती हैं कपाल तंत्रिकाएं। मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती हैं मेरु तंत्रिकाएं। कशेरुक दंड किस तंत्रिका ऊतक की सुरक्षा करता है, मेरुरज्जु की। ये क्वेश्चन लिखिए, कशेरुक दंड, कशेरुक दंड किस तंत्रिका की रक्षा करता है, किस तंत्रिका ऊतक की सुरक्षा करता है, किस तंत्रिका ऊतक की, किस तंत्रिका ऊतक की रक्षा करता है, रक्षा करता है। किसी करेंगे आप, किसी करेंगे मेरु तंत्रिका है। किसकी, मेरु तंत्रिका है, मेरुरज्जु की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है इसके अंदर है,
पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना कौन सी गति है? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, बीजांड की ओर वृद्धि करना कौन सी गति है? कौन सी गति है? रसानुवर्तन। क्या करेंगे आप? रसानुवर्तन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, पादपों की जड़ी की गति किस गति का उदाहरण है? ऋणात्मक। पादपों की जड़ों की गति, जड़ों की गति किस गति का उदाहरण है? किस गति का उदाहरण है? क्या करेंगे आप? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। धनात्मक तो हो गया आपका गुरुत्वानुवर्तन और ऋणात्मक आपका हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। अगला क्वेश्चन लास्ट है इसके अंदर, वो है आपका, पादप के तने की वृद्धि किस गति का उदाहरण है? पादप के तने, पादप के तने की गति, वृद्धि किस का उदाहरण है? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, यहां पर पॉजिटिव तो हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन और नेगेटिव हो जाएगा आपका गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, आगे हम देखते हैं। एक बात थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा मैं इसमें साइड आ लेता हूँ, साइज का हो गया है खत्म। अब देखिए, अब हम पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन। अब मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई हैं, पहले इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे ध्यान से, एक बार रिपीटेशन करेंगे इनका, शायद ये प्रिय याद हो जाए। ठीक है, दोबारा आपको याद करने की कोशिश ना पड़े। देखो, संवेदी सूचनाएं तंत्रिका के किस भाग द्वारा उपार्जित की जाती हैं? तो क्या करेंगे? दुर्मी से। दुर्मा से मतलब में दुर्मिकाएं होती हैं। जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, आप देखेंगे एक बार मैं थोड़ा सा नॉर्मल सा बना रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप ऐसे, और फिर आपका ऐसे जाता है। ठीक है, और यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जो ये केस होती है ना, ये उसको बोलते दुर्मिका डेंड्रोड। यहाँ पर देखो, संवेदी किस भाग द्वारा उपार्जित मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। सूचनाएं ग्रहण किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर आप करेंगे दुर्मा से द्वारा, और ये जाती है अंदर कोशिका भित्ति के अंदर। फिर क्या होता है? तंत्रिकाक्ष द्वारा सूचनाओं को संकेतों में बदल दिया जाता है, विद्युत संकेत में। ठीक है, अब है आगे, तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल से बना होता है? किससे होता है? कोशिका, तंत्रिका कोशिकाओं से। आपको पता होगा जो ऊतक बनता है, तंत्रिका ऊतक जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? किसके जाल से बनते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं के जाल से बनते हैं। संगठित मतलब एक जगह इकट्ठे होकर के। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक हैं, क्या होते हैं आपका? केंद्रीय तंत्रिका, शरीर का जो केंद्र बिंदु होता है उसके मुख्य घटक कौन से होते हैं? एक तो आपका मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क, और दूसरा क्या होता है आपका? मेरुरज्जु होता है। कौन सा होता है? मेरुरज्जु। कशेरुक दंड किस तंत्रिका ऊतक की रक्षा करता है? तो किसकी करता है? आपका मेरुरज्जु की रक्षा करता है। आगे देखिए, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना कौन सी गति है? रसानुवर्तन। अब मेरी बात समझिए आप, इसके अंदर आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट हैं। कौन से? ये प्रकाशानुवर्तन जो गति होती है उसके बारे में, और रसानुवर्तन गति जो होती है उसके बारे में, और गुरुत्वानुवर्तन जो गति होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले देखिए प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन का समझ क्वेश्चन भी पूछता है कि उसको समझाइए, डायग्राम बनाइए, और एक पौधे में प्रकाशानुवर्तन गति को समझाते उसका चित्र बना करके समझाइए। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। लेकिन मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। अगर बात करें प्रकाशानुवर्तन की, तो प्रकाशानुवर्तन गति वह होती है जिसके अंदर क्या होता है? पादप क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की गति में, या फिर सूर्य के प्रकाश की दिशा में क्या करता है? मूवमेंट देता है। मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? वो गति करता है, उधर की साइड में मुड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा सूरजमुखी का जो सनफ्लावर होता है उसकी गति आपने देखी होगी। जिस तरह से प्रकाश आएगा उसी तरह में क्या करेगा? अपनी मूवमेंट करेगा, मतलब गति करेगा। तो ये होता है प्रकाशानुवर्तन। अब प्रकाशानुवर्तन 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है धनात्मक पॉजिटिव, और दूसरी होती है ऋणात्मक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव की बात मैं करूं तो मतलब जैसे सूर्य का प्रकाश जिस दिशा में है, पादप उसी दिशा में गति करे, वो तो होता है पॉजिटिव। और जिस दिशा में प्रकाश है उसकी विपरीत दिशा में जो गति होती है वो होती है आपकी नेगेटिव प्रकाशानुवर्तन, मतलब ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। अब बात मैं करूं गुरुत्वानुवर्तन की। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन देखिए, नीचे की तरफ गति, पृथ्वी के अंदर की तरफ गति। ऊपर से चीजें कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है।
तो उसको बोलेंगे आप गुरुत्वानुवर्तन गति। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे आपकी जड़ें हैं, वो क्या करती है, जमीन से खींचती है। क्या खींचती है? जमीन से ऊपर किसी कोशिश खींचती है, लेकिन ये चीज सही नहीं है, ठीक है ना, कि जमीन से जड़ों द्वारा अवशोषण करना, ये तो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। फिर बात मैं करूं किसकी, रसानुवर्तन। अब रसानुवर्तन गति क्या होती है वो समझिए। पादप के अंदर रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, खनिज लवण जो होते हैं, उनका सहवन जिस विधि से होता है, मतलब कि जिस विधि से ऊपर जाते हैं, उसको बोलते हैं आप रसानुवर्तन। मतलब कि रासायनिक जो हार्मोन्स हैं, रसायन जो पदार्थ हैं, उनका ऊपर पादप के अंदर संचरण होना ही क्या कहलाता है, रसानुवर्तन कहलाता है। उसको हम समझेंगे कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना कौन सी गति है। तो देखिए, पराग नलिका में बीजांड जो क्या होते हैं, उसी तरह वृद्धि करते हैं, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, तो उसको बोलेंगे रसानुवर्तन गति। कौन सी बोलेंगे, रसानुवर्तन गति बोलेंगे। पादपों की जड़ों की गति किस गति का उदाहरण। अब देखिए यहां पर एक तो होता है आपका पादपों की जड़ों की गति किस गति का उदाहरण है, तो क्या करेंगे आप, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। क्योंकि देखे होंगे आपके पादप जो होते हैं, उनकी जो जड़ होती हैं वो कहाँ जाती हैं, भूमि के अंदर जाती हैं, और इतनी गहरी जाती हैं, ठीक है ना, नीचे की तरफ हमेशा मूवमेंट करती है, गति करती है, तो उसके बोलेंगे आप धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। ऐसा थोड़ी होता है कि पादप की जड़ें ऊपर आ जाएंगी, नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। इसके अंदर सिर्फ धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। प्रकाशानुवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे, अब धनात्मक नीचे की बात मैं करूं जड़ों की, तो जड़ों के अंदर क्या होता है, जड़ें नीचे जा रही हैं, तो वहां पर आपका धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो गया। लेकिन बात करूं उधर मैं प्रकाशानुवर्तन लगाने की कोशिश करूं, प्रकाशानुवर्तन गति लगाने की मैं वहां पर कोशिश करूं, तो वहां पर वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। आगे देखेंगे, अगला है पादप के तने की गति। प्रकाशानुवर्तन वहां पॉजिटिव होता है। अब आपने देखा होगा, क्या पादप का तना नीचे गति करता है, नहीं, पादप का तना हमेशा ऊपर की ओर विकसित होता है। तो ऊपर की ओर जाएगा तो मतलब सूर्य का प्रकाश ऊपर की तरफ है, और सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में जो गति होती है, जो मोशन होती है, वो क्या होती है आपकी, प्रकाशानुवर्तन होती है। तो तने की गति के लिए प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। और बात मैं करूं गुरुत्वानुवर्तन की, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आई होप समझ में आया होगा। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। देखिए, पहले इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पादप में तने की गति हमारी हो गई है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम इतना हमारे पास नहीं है, जितना हम जल्दी निपटाएंगे उतना ही हमारे फायदा है, ठीक है। आगे देखेंगे, हाँ अब है इसके अंदर देखिए, अब बात करूंगा मैं किसकी, पादप हार्मोन्स की बात करता हूं, किसकी, हार्मोनों की बात करता हूं। मटर के प्रतान की गति किस गति का उदाहरण, छोड़ दिया इसको। पादपों में रासायनिक समन्वय किस पदार्थ द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा, ठीक है। रासायनिक समन्वय की बात करें पादपों के अंदर, तो वो किससे होगा, हार्मोन से होगा, मतलब समन्वय होता है अंदर आदान प्रदान। अब देखिए, फलों और बीजों को किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिए, फलों व बीजों में, फलों व बीजों में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है, सांद्रता अधिक होती है, अधिक होती है। क्या लिखेंगे आप, साइटोकाइनिन। क्या लिखेंगे, साइटोकाइनिन, साइटोकाइन, ठीक है। अगला लिखेंगे, अगला है तने की सर्व संधियों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी पादप हार्मोन। अब तने की लंबाई की बात मैं करूं, या फिर सर्व पत्तियों, सर्व भागों या पत्तियों की लंबाई की मैं बात करूं, उसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है, जिब्रेलिन। क्या होता है, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है इसके अंदर पादप के प्रवाह के अनुभाग के संश्लेषित होने वाला हार्मोन क्या होता है, ऑक्सीन। क्या होता है, ऑक्सीन, मतलब कि ऊपर ही ऊपर प्रवाह है, तने के ऊपर वाला हार्मोन जो संश्लेषित हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीन हार्मोन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीन हार्मोन। आगे देखिए, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन भी क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है। इसको लिख देंगे यहीं पर, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन, ठीक है ना, साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों का मुरझाना झड़ना किस हार्मोन का प्रभाव है, एफसीसी का, मल का। तो यहां पर लिखिए, पत्तियों का, फूलों का, फलों का गिरना या मुरझाना किसका उदाहरण है, किस हार्मोन का है, एफसीसी का मल। किसका, एफसीसी के अमल का उदाहरण है। किसका है, एफसीसी के अमल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, अगला है हमारा लघुतात्मक आने वाले हैं।
अधिवक्र ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन आपको पता है क्या होता है, एड्रीनलिन होता है। क्या होता है, एड्रीनलिन। तो लिख लीजिए अधिवक्र ग्रंथि द्वारा, क्योंकि मैं हार्मोन की बात कर रहा हूं, ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, स्रावित हार्मोन कौन सा होता है, एड्रीनलिन। कौन सा होता है, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन। ठीक है, आगे देखिए संकटकालीन हार्मोन कौन सा होता है, ये भी आपका इसका नाम ही होता है संकटकालीन हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोचक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, हाइपोथैलेमस। लिखिए मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा, किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, मोचक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। क्या लिखेंगे, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। यहां पर आप देख लीजिए जब आप मार्केट में जाते हो ना, मोचक मतलब मार्केट, तो यहाँ पर क्या होती है, चकाचौंध होती है। तो वहां पर कौन सा हार्मोन क्या लेके जाएंगे आप, हाथ में लेके जाएंगे, हाइपोथैलेमस मतलब थैला लेके जाएंगे। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे है इसके अंदर इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय द्वारा। यहां पर लिख लीजिए इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कौन सी ग्रंथि द्वारा होता है, अग्नाशय। कौन से, अग्नाशय द्वारा। ठीक है, अगला हम लिखेंगे, अगला है इसके अंदर शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, थायराइड। कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि। कौन सी होती है, अरे थायराइड ग्रंथि। अगला है मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय होती है। ठीक है ना, इसका नाम एक को लिख लीजिए, आप यहीं पर लिख लीजिए मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है ना, आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे लघुत्तरात्मक क्वेश्चन की। अब वो कौन से इंपोर्टेंट है, एक बार थोड़ा सा मैं एक बार उसको बता देता हूँ, सारा कवर कर लेना है। देखिए पहला है फलों व बीजों की हार्मोन द्वारा सांद्रता अधिक होती है, साइटोकाइनिन की। क्योंकि साइटोकाइनिन अगर होगा तो फल बीज पकेंगे। तने की लंबाई, सर्वपत्ति का लंबाई मतलब कि पादप के ऊपरी भाग की लंबाई किस पर निर्भर करती है, कौन से हार्मोन पर, जिब्रेलिन पर। ठीक है, और साइटोकाइनिन जो आपका होता है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, मतलब कि जो सेल्स होती हैं उनका बंटवारा, उनको प्रेरित करता है, अलग अलग होने के लिए क्या करता है, वो प्रेरित करता है। ठीक है, पत्तियां, फूल, फलों का गिरना। अब अगर पादप के अंदर एक हार्मोन होता है, उसकी अगर कमी हो जाए तो क्या होती है, पत्तियां, फल, फूल क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, गिरने लगते हैं। वो कौन सा होता है आपका, एब्सिसिक अम्ल। कौन सा, एब्सिसिक अम्ल हो गया। अत्यधिक अधिवक्र, अधिवक्र ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। अब जो अधिवक्र होते हैं उसके द्वारा स्रावित हार्मोन कौन से होते हैं, एड्रीनलिन। कौन सा, एड्रीनलिन। अब बात मैं करूं एड्रीनलिन की, तो एड्रीनलिन का एक नाम होता है संकटकालीन ग्रंथि। कौन सी, संकटकालीन हार्मोन या फिर ग्रंथियां। मोचक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, अब मैंने आपको ये बता दिया, हाइपोथैलेमस के द्वारा। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण क्या होता है, अग्नाशय द्वारा। फिर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायरोक्साइड, कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं। अब हम बात करें किसकी, हमारे लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन जो भी बनते हैं सारे के सारे चैप्टर के अंदर, उसकी हम बात करने वाले हैं। ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन को। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन कितने बनते हैं इस चैप्टर के अंदर, वो सारे हम देखने वाले हैं। ध्यान रखना बेटा, जितना मैं करवा रहा हूँ उतना कर लेना है, फालतू चीजें नहीं करनी है आपको, क्योंकि चिप्ट हमें वही पढ़ना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट हो। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे किसकी, लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में, लघु उत्तरात्मक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं मैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग विश्वास करेंगे इन क्वेश्चन के ऊपर, और एग्जाम में आपको इनसे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए अगले हैं हमारे पादपों में लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है। पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है, ये आप कर देंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर नहीं करूंगा मैं। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं और प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया वह प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, इसको आप करेंगे खुद। अगला क्वेश्चन आपका इसके अंदर है न्यूरॉन के विभिन्न भागों के नाम लिखिए, न्यूरॉन के कार्य लिखिए, न्यूरॉन का चित्र बनाकर, न्यूरॉन का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का
विभिन्न भागों का वर्णन व कार्यविधि को समझाइए। कार्यविधि को समझाइए। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको पहले डायग्राम बनाना है। अब आपको यहाँ पर तंत्रिका तंत्र जो होता है, आपका न्यूरॉन सिस्टम जो होता है, उसका आपको डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नॉर्मली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका अंतिम सिरा हो जाए कोशिका का, तंत्रिका कोशिका का। ये देखिए, ये आपका डायग्राम है, इसके अंदर ये आपका केंद्रक हो जाता है और ये इसके अंदर आपका कोशिका ध्रुव हो जाता है, ठीक है, तंत्रिका का अक्ष। अब देखिए यहाँ पर जो आपके होती हैं, ये होती हैं दुर्मिकाएं। दुर्मिका क्या होती हैं, सूचनाओं का संचरण करती है, मतलब कि आदान, मतलब ग्रहण करती है। तो ये क्या करती हैं, सूचनाएं ग्रहण करती हैं। इसका पूरा पार्ट को दिखाना, ये तंत्रिकाक्ष होते हैं, ये अंतिम सिरा हो गया, ठीक है ना। और दो तंत्रिका को जोड़ने के बीच में जो स्थान होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। तो इस प्रकार से आपको वर्णन कर देना है, ठीक है ना। इसके पूरे भागों को समझाना है कि कौन से का क्या कार्य होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो आपका है स्पर्शानुवर्तन प्रकाशानुवर्तन गति की परिभाषा दीजिए। ये मैंने करवा दिया, आप कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर। अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक व प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर। प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इनको मैं करवा देता हूं, लिख लीजिए। पहले बात करेंगे हम अनैच्छिक की, यहां पर तो जाएगा अनैच्छिक और यहां पर हो जाएंगी प्रतिवर्ती। तो पहला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे, ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। लिखिए, ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, नियंत्रित होती है। उसमें क्या आ जाएगा, मेरुरज्जु आ जाएगा। ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। अगला पॉइंट है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा समय लगता है। इसमें भाई मस्तिष्क तो कम लेगा ना टाइम, इसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। और इसमें बात करूं, इसमें अचानक सहज होती है। ये अचानक, मतलब कि अचानक से घटित होती है, सहज होती है, सहज होती है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, वो आपका है उदाहरण के लिए हृदय धड़कना हो गया, श्वसन हो गया, पाचन हो गया। उदाहरण है इसके हृदय धड़कना, श्वसन हो गया, पाचन हो गया। इसके अंदर आपकी नियंत्रण के लिए कोशिका हो जाएंगे छींकना, मुंह से लार आना। इसका उदाहरण हो जाएगा छींकना, मुंह से लार आना, मुंह से लार आना, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा सा मैं लॉस कर देता हूं, थोड़ा सा साफ कर देते इसको। आगे देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिचाप में क्या अंतर होता है आपको बता दिया मैंने, पीछे की अभी करवाया मैंने, उसके अंदर बताया है। न्यूरॉन का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए और कार्यविधि को समझाइए। अनैच्छिक व प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर, ये आपको मैंने करवा दिया है। आगे हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन नोट जो भी बनता है उसके हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में 2-4 क्वेश्चन और बनते हैं, उसके हम बात करेंगे, फिर हमारे चैप्टर नंबर फिनिश हो जाएगा 6 का। आगे हम करेंगे स्टार्ट कल चैप्टर नंबर 7। तो अगला क्वेश्चन आपका वो है, और आपका है कौन सा है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, उनके कार्य के नाम लिखिए। ये आप कर लेंगे, कौन सा होता है, वर्दी हार्मोन। कौन सा होता है, वर्दी हार्मोन। थायराइड ग्रंथि के हार्मोन का नाम, हाँ, एक पॉइंट लिख लीजिए आप, ग्रंथियां पढ़ेंगे, इनसे स्रावित जो हार्मोन होते हैं उनका पढ़ेंगे, ठीक है ना, और इनके कार्य पढ़ेंगे, और कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग हर बार क्वेश्चन पूछता है और इनसे श्योर क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कोई 2 ग्रंथियों के नाम उनके, तो आप बता दिया मैंने आपको, संकटकाल ने बता दिया है। हमारे शरीर का ग्राही का क्या कार्य है, ग्राही उचित कार्य नहीं करते तो क्या समस्या उत्पन्न होती। देखिए अगला है मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, नाम लिखिए। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, भागों का वर्णन कीजिए, क्रियाविधि को समझाइए, क्रियाविधि को सचित्र समझाइए, सचित्र समझाइए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। मैंने करवा दिया आपको।
जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ? प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ, ये है आज के क्वेश्चन। और ये आपका चैप्टर नंबर 6 क्या हो गया, यहाँ पर पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे कल हमारे चैप्टर नंबर 7 की बात मैं करूंगा, नींद, जो आपका जीव जनन कैसे करते हैं, जीवों में जनन किस प्रकार से होता है उसके बारे में समझेंगे। क्योंकि आज हमने हमारे मस्तिष्क पर कंट्रोल करना सीख लिया है, नियंत्रण करना सीख लिया है, हमारे अंदर हार्मोन्स एंजाइम का सहवन करना सीख लिया है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कल जनन की प्रोसेस हमारी शुरू होने वाली है, ठीक है ना। समझदार तो हो गया प्राणी। ग्रंथियां, स्रावित हार्मोन क्या होता है, मस्तिष्क के लिए कितने भाग होते हैं, क्रिया विधि को अनुमस्तिष्क, परम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क पूरा बताएंगे। जंतु में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ, क्यों कारण है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, ठीक है ना। तो आई होप सारा सारा आपने समझा होगा। और हमारा चैप्टर नंबर 6 आज पूरा होता है। कल हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है आपका जीव जनन कैसे करते हैं। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। और मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ, अब अंतिम छोर है, जितना आपसे हो सके अपना अपना पूरा 100% लगा दीजिए। क्योंकि अब वो समय है हमारे पास में जिसको आप बोल सकते हो रेड सिग्नल। रेड सिग्नल का मतलब ये है, मतलब कि बहुत कम टाइम आपके पास में, 2-4 दिन 5 दिन बचे हैं। इस 5 दिन के अंदर सबसे मेन समस्या तो ये होती है, समझ में नहीं आएगा आपको मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है ना। चारों तरफ से आप घिर जाएंगे कि अब मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन सा, किस तरह से पढ़ूँ मैं, और क्या मेरे को याद करना है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका रूटीन क्या है, आप किस प्रकार से अपने माइंडसेट को रखते हैं, ठीक है ना। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपना स्कूल जो भी वगैरह है उसको आप एक बार छोड़ दीजिए, जाने की जरूरत नहीं है, स्किप कर दीजिए। क्योंकि वहाँ पर अपना टाइम खराब करे उतना टाइम अपने आप को घर पर दीजिए, ठीक है ना। 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी एक्स्ट्रा लीजिए, मतलब कि आपको 10 से 12 घंटे करना है। और 6 चैप्टर हैं, 6 वो सब्जेक्ट आपके हैं, तो आपको 2-2 घंटे आपको मिनिमम सबको देने पड़ेंगे। और जब दिन वाइज चलेंगे, डे वाइज चलेंगे कि आज मैं ये शॉर्ट क्वेश्चन करूंगा, आज मैं फिल इन द ब्लैंक्स करूंगा सारे चैप्टर के, और आज मैं करूंगा शॉर्ट क्वेश्चन, आज अतिल उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक, निबंधात्मक, सारे इस प्रकार से आपको करने हैं, एक एक बना लीजिए। और लास्ट के 4 दिन बचेंगे आपके, 2, 3, 4, 5, इनके आपको इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है ना। क्योंकि आप फिर इंग्लिश में नंबर, आप क्योंकि आपके सबसे परसेंटेज जो बनाने का काम करते हैं वो आपके बनते हैं हिंदी और इंग्लिश, उसको भी बेटर टाइम देना है। ये नहीं है कि इसी में लगे पड़े रहो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।